हेलो गाइस, दिस इज किबेक सिंह और आज बात करेंगे क्रेजीएस्ट थिंग अबाउट कनाडा इमिग्रेशन। तो कुछ चीज़ें जो है जो मुझे पर्सनली लगती हैं, जो कनाडा में इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा एब्सर्ड है, इलॉजिकल अकॉर्डिंग टू मी। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इमिग्रेशन ऑफ कनाडा, बट गाइस ये जो है ना, ये वाला इलॉजिकल और एब्सर्ड है, ये 1 2 3 में आता नहीं, ये सबसे ऊपर है, ऊपर लेवल पे, इसलिए मैं इसको सबसे पहले डिस्कस करूंगा। उसके बाद 1 2 3 पे जाऊंगा। तो टोटल 4 है और ये वाला लेवल मैं अलग लेवल पे लेके जाऊंगा कि ये सबसे लॉजिकल क्यों है इमिग्रेशन प्रोसेस में। ये सबसे इलॉजिकल इसलिए क्योंकि लोगों का वीजा रिजेक्ट हो जाता है यार, लोग घूमने नहीं आ पाते, यहाँ पे लोगों का स्टडी वीजा रिजेक्ट हो जाता है इसी चक्कर में, सिर्फ उस एक कारण की वजह से। और वो कारण इतना हैरान वाला है कि आप भी शॉक हो जाओगे। तो जो सबसे बड़ा कारण होता है रिजेक्शन का, खास तौर से विजिटर वीजा का, ये होता है कि भैया आप हमारी कंट्री में आ तो जाओगे, वापस नहीं जाओगे, और आप उनको यकीन नहीं दिला पा रहे हो ऑफिसर को कि हम अपना काम विजिटिंग होने के बाद वापस चले जाएंगे। और कई लोगों के तो पेरेंट्स के वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं यार, जो यहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता, जब आप किसी स्टडी परमिट वाले को वीजा दे देते हो और मैक्सिमम लोगों को वीजा मिल जाता है जिनका सही प्रोसेस चल रहा है, कुछ लोगों का रिजेक्ट भी होता है, कुछ लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, क्या करें यार, किस्मत खराब बोलो या फिर सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, वो अलग कहानी है, उसको डिस्कस करेंगे कभी। तो अब आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को लिखा स्टडी परमिट में कि भैया मैं पढ़ लिख के अच्छा बंदा बन जाऊंगा, अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, मुझे बहुत सारे स्किल्स आ जाएंगे, अपनी कंट्री में वापस जाके जॉब करूंगा। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, एक रीजन कि आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को ये सारे प्रूफ दिए और फिर आपने अपने कनेक्शन दिखाए कि मेरे घर है, मेरे माँ बाप हैं, उनकी मुझे टेक केयर करनी है, व्हाटएवर, आपने बहुत सारे रीजन दिए, ठीक है। या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप मास्टर करने आ रहे हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे और हाई स्किल्स एक्वायर करने हैं। तो तरह तरह के लोग रीजन देते हैं कि हम स्किल्स एक्वायर करके वापस अपनी कंट्री में आ जाएंगे। 95 से 98% लोग नहीं जाते वापस। वही लोग फिर पीआर अप्लाई करते हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब जो एलिजिबल हो जाए। तो फिर जब आप पीआर उसको दे रहे होते हो, तो उसने तो पहले लिखा था ना कि भैया मैं वापस चला जाऊंगा, अब आप उसको पीआर दे रहे हो, तो मिस रिप्रेजेंटेशन में आना चाहिए ना स्टडी परमिट वाले टाइम पे। बट ऐसा होता नहीं है, देखो इमिग्रेशन में उनको बंदे चाहिए, और जब आपको बंदे चाहिए तो मुझे ये बहुत इलॉजिकल लगता है मेरे पर्सनल व्यू में कि आप किसी का वीजा रिजेक्ट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको ये नहीं लग रहा कि वो बंदा वापस चला जाएगा, और फिर उसी को आगे चल के आप पीआर देते हो। इस पे लोगों ने बहुत ट्वीट्स किए थे, बहुत आवाज उठाई थी, बहुत हाई रेट वीजा रिजेक्शन के हो गए थे, स्पेशली विजिटर वीजा के, पैंडेमिक और पैंडेमिक के पहले। तो अभी हमारे ट्रूडो साहब जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि ये जो एक वजह है, जो एक रीजन है जिससे वीजा रिजेक्ट होते हैं बहुत सारे, कि हम आपको यकीन नहीं दिला पा रहे हैं वीजा ऑफिसर को कि हम वापस चले जाएंगे, उसको थोड़ा लीनियंट करने के लिए प्रोसेस चल रहा है। जब वो प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाएगा तो बहुत लोग को बेनिफिट मिलेगा। तो विजिटर वीजा बनवाओ और 2 साल पहले फ्लाइट बुक कर लो, 50-60 हज़ार की या 40 हज़ार की मिल जाए, और घूमो। और मेरे पास आ जाओ, ग्रैंड फॉल्स न्यू ब्रांसविक में घुमा दूंगा, यहाँ फॉल है, कुदा दूंगा फॉल में यहाँ पे आप लोगों को। तो गाइज ये पहला रीजन तो नहीं था, ये टॉप रीजन था। इसके बाद हम 1 2 3 स्टार्ट करेंगे और आप वीडियो में बने रहो, आपको बड़ा मजा आने वाला है आज। बात है नंबर 1, स्टार्ट करेंगे IELTS, आइल्स, 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 IELTS, या फिर और जो दूसरे प्रोग्राम है जब आपको इंग्लिश का एग्जाम दे के कनाडा में आना पड़ता है। जो वीजा की रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है, या तो आपको फ्रेंच आती हो या तो इंग्लिश आती हो, क्योंकि कनाडा की एक तो है नहीं भाषा जो कि नेशनल हो। 2 भाषा नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश और फ्रेंच। तो भैया आपने दे दिया आइल्स का एग्जाम, वीजा वीजा लग गया आपका स्टडी पर्पस से, या और भी जो भी कोई पर्पस है, आइल्स का इंग्लिश का आपको एग्जाम देना पड़ता है, पीआर दे रहे हो, सिटीजनशिप ले रहे हो। तो आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया और आप कनाडा में लैंड कर गए, ठीक है। कनाडा में तो 2 ही भाषा है ना, फ्रेंच और इंग्लिश बोलने की। तो आप कौन सी भाषा बोलोगे यहाँ आके? या तो अपने ग्रुप में रहोगे तो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मलयाली, या फिर अ, कोई भी भाषा बोलोगे। बट जब आप बाहर जाओगे काम पे या कहीं भी बाहर आउटसाइड रहोगे, तो 2 ही लैंग्वेज में जनरली बात करोगे, फ्रेंच और इंग्लिश, जिसमें मोस्ट ऑफ दैट इंग्लिश में ही बात करते हैं। अभी फ्रेंच को हम बीच में नहीं लाते हैं क्योंकि वो थोड़ा क्यूबेक का मामला है।
तो अब होता क्या है, अब आप यहाँ पे फ्रेंच का एग्जाम देके आ गए हो और उसके बाद अब आपको बढ़िया इंग्लिश आती है। ये तो आइल्स वालों ने ठप्पा लगा ही दिया, 6.5 7 8 बैंड जितने भी आए हो, कई लोगों के 8.5 भी आ जाते हैं। क्या करते हो तुम लोग राइटिंग में यार इंग्लिश में, मुझे भी बताओ। जब आप इंग्लिश देके आते हो और आपकी इंग्लिश में ऑलरेडी आइल्स का ठप्पा लग गया है और कनाडा में रह रहे हो, बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी इंग्लिश अच्छी ही होगी और बुरी तो नहीं होगी एटलीस्ट, या जिस लेवल पे थे उस लेवल पे तो रहोगे ही। बट उसके बाद भी हर बार जब आप स्टडी से पीआर के लिए अप्लाई करो, फिर उनको इंग्लिश चाहिए, अब जनरल का एग्जाम चाहिए, ठीक है, उसके बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो तो फिर अंग्रेजी दिखाओ उनको। भैया अंग्रेजी नहीं भूलते हैं, इमिग्रेशन वालों को कैसे बताएं। और इसमें फायदा किसका है, आइल्स वालों का बार बार अंग्रेजी का एग्जाम दो। और आई थिंक अभी कितने का है मुझे नहीं पता, आई थिंक 14-15 हज़ार का तो मिनिमम इंडिया में है, और अभी यहाँ पे 250-300 से डॉलर के बीच में आइल्स का एग्जाम होगा। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो इस पे सोचना चाहिए इमिग्रेशन को कि बंदा अंग्रेजी दे के आया है और अंग्रेजी यहाँ पे रह रहा है तो अंग्रेजी बोल लेता होगा और सुन भी लेता होगा और समझ भी लेता होगा। गाइस नंबर सेकंड है, जब आप स्टडी परमिट, वर्क परमिट या फिर पीआर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको दो सेक्शन बहुत कॉमन मिलते होंगे। वर्क परमिट में तो नहीं मिलता, बट स्टडी और पीआर के लिए मिलता है। आपकी 10 साल की हिस्ट्री, आपकी वर्क हिस्ट्री, ठीक है। तो अब मान लो कि मैं 2 साल पहले आया और 2 साल पहले की मैंने 10 साल की हिस्ट्री दे दी अपनी, और 2 साल बाद मैंने पीआर अप्लाई किया। तो भैया मेरी पुरानी 8 साल की जो हिस्ट्री है, सिर्फ 2 साल रिसेंट, वो भी मैं कनाडा में रहा, वो तो मैं आपको दूंगा ही, और मैंने वर्क परमिट अप्लाई करते टाइम आपको दी ही होगी इन्फॉर्मेशन। तो बार बार ये इन्फॉर्मेशन मांगने का चक्कर क्या। आई अंडरस्टैंड कि स्टडी वीजा वाले, परमानेंट रेसिडेंट वाले और वर्क परमिट देने वाले, जो वीजा देने वाले होते हैं ऑफिसर, सब अलग होते हैं। बट यार कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कंबाइन हो और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सिंक्ड हो जाए, जिससे कि आपका काम भी बचे और हमारा काम भी बचे। तो ये दूसरा रीजन था मेरा। तीसरा जो मुझे लगता है, जो कि बहुत ज्यादा इलॉजिकल एंड एब्सर्ड है अकॉर्डिंग टू माय व्यूज, कि जो लोग आते हैं क्यूबेक में, ठीक है, अब क्यूबेक में मॉन्ट्रियल हब है आईआईटी का, दो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां पे, कॉनकोर्डिया, दूसरी मैगिल। मैगिल भैया दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है। कनाडा हैव फ्यू वेरी गुड यूनिवर्सिटी। तो जब कॉनकोर्डिया, और बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है और इंडियन डोमिनेंट रहती है क्योंकि इंडियंस बहुत आते हैं वहाँ पे, आईटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, प्लस वहाँ पे सिजेब भी है मॉन्ट्रियल में, तो जिनको फ्रेंच आती है पर उनकी क्वांटिटी ना के बराबर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप वहाँ पे आए, रहे और पढ़े, उसके बाद अब आपने पीआर अप्लाई किया, ठीक है, जो जब पीआर अप्लाई करो तो जितने भी फेडरल के पीआर के प्रोग्राम्स है, परमानेंट रेसिडेंसी के, वो ये बोलते हैं भैया अगर आपको पीआर चाहिए, आपको क्यूबेक की बाउंड्री छोड़ के किसी और प्रोविंस में जाना पड़ेगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, बंदा वहां पे पढ़ लिया है, बंदा वहां पे रह लिया है, बंदे को काम मिल गया है, 3 साल से 4 साल से वहां रह रहा है, अब आप बोल रहे हो यार क्यूबेक छोड़ दो। अब बंदा जॉब छोड़ेगा, पहले तो जॉब ढूंढेगा, घर ढूंढेगा, शिफ्ट करेगा, उसको कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आई अंडरस्टैंड कि क्यूबेक हैज देयर ओन प्रोग्राम फॉर पीआर, और वो ये चाहता है कि फ्रेंच डोमिनेटेड लोग यहाँ पे आए और वो उनको बढ़ावा देता है। नो प्रॉब्लम इन दैट, वो करता रहे। बट जो लोग मॉन्ट्रियल में या फिर उसके आसपास, जो कि बहुत ही हाई जॉब वाले एरिया है, जो बहुत ज्यादा जॉब प्रोवाइड करते हैं, वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, और वहां सेटल हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, और यार मेरे ख्याल से 4-5 साल रहते रहते बहुत, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं सीखते फ्रेंच फ्रेंच, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ी बहुत सीख जाते हैं। तो विद द टाइम बंदा सीख जाता है। तो ऐसे लोगों को धक्के मार के क्यूबेक से बाहर निकालना कि भैया आपको प्यार चाहिए फेडरल का तो क्यूबेक से निकल जाओ। और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होना चाहिए क्यूबेक और फेडरल में, कि जो लोग रह रहे हैं, सेटल है, अच्छी जॉब है। और यार पीआर जो लोग देते हो, आप लोग क्यों देते हो? क्योंकि आप देते हो इकोनॉमी ग्रो करे, टैक्स पे करें। और जब बंदा अर्न कर रहा है अच्छे से, बंदा मॉन्ट्रियल में रह रहा है, आपको फेडरल टैक्स दे रहा है, प्रोविंशियल टैक्स दे रहा है, आपको दिक्कत क्या है? बंदा आराम से रह रहा है। तो ये तीन बातें मुझे जो लगती हैं बहुत एब्सर्ड लगती हैं इमिग्रेशन में। बाकी ठीक है, अलग अलग प्रोविंस के अपने हैं, बट
अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में फेडरल में लगाते हो तो डजेंट मैटर, आप किसी भी प्रोविंस में जा सकते हो, बट क्यूबेक में एटलीस्ट मॉन्ट्रियल में तो रहने दो यार लोगों को। तो गाइस ये तीन बातें थी जो आई थिंक इट्स इलॉजिकल अकॉर्डिंग टू मी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा। तो दिस इज माय पर्सनल व्यूज, नॉट commenting or questioning immigration department of Canada. So अगर आपको अच्छी लगी हो, लॉजिकल हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आए जिसमें तीनों में कुछ ना कुछ काम हो। लेट्स सी इफ समथिंग हैपेंस। हैव अ गुड डे गाइस, बाय।